बनारस में, काशी में कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार सब मेरे साथ जो यहाँ सुधीजन हैं, आप सबको मेरा प्रणाम और हर हर महादेव। जय श्री राम। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे काशी में सेवा करने के बाद अब अयोध्या में सेवा करने का मौका मिल रहा है और काशी का परिवर्तन जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुआ है, उस सब से मेरे पूरा विश्वास है कि आप सब ने उसका दर्शन ज़रूर किया होगा। और अब आपके लिए जो अगला एक ऐसा ही अद्भुत परिवर्तन हो रहा है वो अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या में मेरा जो कार्य है मैं उसके बारे में विशेष रूप से आज चर्चा करूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसके विषय में वार्ता करने के लिए संभवतः तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से कोई अधिकारी आए होंगे या गोपाल जी शायद आए हुए हैं, वो बताएंगे। अयोध्या का जो पूरा कायाकल्प हो रहा है इसका प्रारंभ 2017 में जब ये सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, उस समय ये कार्य शुरू हुआ था। लेकिन इसमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोर्ट का निर्णय आने के उपरांत राम मंदिर का निर्माण शुरू होने की बात हुई और इसकी आधारशिला जब रखी गई तो अयोध्या के विषय में एक नए सिरे से सोचने का कार्य प्रारंभ हुआ। आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश इफ दैट्स नीडेड, आई मीन, और हिंदी इज ओके। ओके, राइट। तो पूरे जो अयोध्या का क्षेत्रफल था उस समय पे वो मात्र 133 स्क्वायर किलोमीटर का था और उसमें भी जो मुख्य रूप से जो पुराना शहर अयोध्या जो था उसका क्षेत्रफल केवल 31.5 स्क्वायर किलोमीटर था। लेकिन एक अयोध्या के विषय में ये परिकल्पना की गई कि 2047 का अयोध्या कैसा होना चाहिए, हमको इसकी रूपरेखा आज ही तैयार करनी चाहिए। और इसका ध्यान करते हुए विज़न 2047, विज़न 2047 का एक कार्य प्रारंभ किया गया और अयोध्या का क्षेत्रफल 133 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर आज के दिन में 873 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अपने आप में संभवतः सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है। और इसके बाद जो विज़न का प्रोसेस था इसके विषय में बताना भी महत्वपूर्ण है, बिकॉज हम सब यहाँ मंदिर के परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, मंदिर का शहर कैसा होना चाहिए, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत विस्तार से एक विजनिंग का प्रोसेस अयोध्या में किया, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स थे जिनके एस्पिरेशंस का महत्व था, चाहे वो वहाँ के निवासी हों या वहाँ के किसान हों या यहाँ अयोध्या आने वाले जो विभिन्न तीर्थयात्री हैं उनका, वहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं जिनका हो सकता है कि वो राम मंदिर में दर्शन करने आ रहे हों, हो सकता है कि वो वहाँ पर जो एक गुरुद्वारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्मकुंड का गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक जी भी रहे थे, उसका दर्शन करने आ रहे हों, या वहाँ पर जो जैन समाज है उनका भी बहुत सारे उसके स्थल हैं, उनसे दर्शन करने आना। तो सभी का समाहित करते हुए एक स्टेक होल्डर्स का एस्पिरेशंस जो थे उनको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और बहुत सारे विजनरीज से भी बात करी। हम लोगों ने सदगुरु जी से वार्ता करी, हम लोगों ने श्री रविशंकर जी से वार्ता करी और ऐसे बहुत सारे जो अपने समाज के सुधीजन हैं जो इसमें एक विचार रखते हैं उनसे बात की गई। और अंत में और हम लोगों ने ये भी देखा कि विभिन्न जो ऐसे शहर हैं जो विश्व में फेमस हैं, चाहे वो वेटिकन हो, चाहे वो जेरूसलम हो, उनमें क्या सुविधाएं हैं, वहाँ किस प्रकार से दर्शनार्थियों को सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार से वहाँ व्यवस्था की जाती है, इसको भी हम लोगों ने स्टडी किया। और राष्ट्रीय स्तर पे तिरुपति तिरुमला में क्या व्यवस्था है, साईं मंदिर में क्या व्यवस्था है, हमारे सिद्धि विनायक में क्या व्यवस्था है, उनको भी हम लोगों ने बेंचमार्किंग करी, उनको भी हम लोगों ने स्टडी करा और सब कुछ मिलाने के बाद एक विज़न 2047 तैयार किया गया अयोध्या के लिए, जिसके अनुसार आज के दिन में कार्य वहाँ चल रहा है। और इस प्रोसेस में अयोध्या में बहुत सारे सिचुएशन असेसमेंट किए गए, जिसका डेटा यहाँ पर है। ये प्रेजेंटेशन सबको बाद में उपलब्ध ही कराएंगे ये लोग। और हम लोगों ने तिरुपति, वाराणसी, अमृतसर, सोमनाथ, मथुरा, उज्जैन, इन शहरों की स्टडी करी विस्तार से।
हम लोगों ने वेटिकन, जेरूसलम, अंकोर वाट, पशुपतिनाथ की स्टडी करी विस्तार से। और इसके बाद इन सब से जो एक प्रोसेस निकल के आया वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, और उनके जो हमारे पास में उनका जो दर्शन आया, उनके जो विचार आए, उनको भी समाहित करते हुए हम लोगों ने फिर ये विज़न 2047 को फाइनल किया। और इसमें जो मुख्य रूप से जो चीज़ें निकल के आई उनका यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है। लोगों ने कहा कि अयोध्या को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार था कि यहाँ पर राम राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि अयोध्या का विकास सरयू नदी से सेंट्रिसिटी पर करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा अयोध्या मोक्ष की नगरी है, अयोध्या वीतराग की नगरी है, उस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अयोध्या को समरस होना चाहिए। इसी प्रकार से लगभग 15 मुख्य रूप से जो चीज़ें आईं, जिसमें आप देख सकते हैं स्मार्ट अयोध्या, सुंदर अयोध्या, अयोध्या की ब्रांडिंग, ग्लोबल टूरिस्ट हब, ये सारी चीज़ें भी निकल के आईं। तो ये जो प्राचीनता है उसके साथ साथ जो आज के दिन का जो तकनीकी विकास है उसको भी ध्यान में रखते हुए अयोध्या का विकास किया जाए, इस प्रकार के विचार हमें प्राप्त हुए। जिसके उपरांत और जो अन्य जो विजनरीज थे उनके द्वारा भी कुछ विचार दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुराना शहर है उसको पुनः जीवित करना चाहिए और अयोध्या में इको फ्रेंडली होना चाहिए, यहाँ पर रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाने चाहिए, वास्तु का जो ध्यान रखना चाहिए अयोध्या में किसी निर्माण से पहले, और जिसे ऐसा बनाया जाए कि अयोध्या कुल मिलाकर जो आउटपुट था वो ये था कि अयोध्या का विकास इंक्लूसिव होना चाहिए। अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति को, हर आय के व्यक्ति को, हर वय के व्यक्ति को अयोध्या अपनी महसूस होनी चाहिए। सबको ये लगना चाहिए कि ये मेरी अयोध्या है, ताकि वो जो परसेप्शन उसका है अयोध्या के विकास के लिए वो उसको वहाँ दिखाई पड़े। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अयोध्या का आज के दिन में जो विकास का कार्य है वो चल रहा है। और इसमें ज़्यादा विस्तार से जाने के उपरांत मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो प्रयास किए उसमें मुख्य रूप से जो कार्य हो रहे हैं उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग आपको थोड़ा सा इसमें व्यू दूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अयोध्या सर्वसमावेशी होनी चाहिए, इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव, और अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल एंड टूरिज़्म हब के रूप में विकसित करना चाहिए, और ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हो, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। हमें तकनीक का, टेक्नोलॉजी का भी उतना ही प्रयोग करना चाहिए अयोध्या के विकास में, ताकि जो नई जनरेशन है उसको भी अयोध्या से जुड़ाव महसूस हो और वो भी अयोध्या को अपना सकें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका विचार करते हुए हम लोग आज के दिन में अयोध्या में कोई भी आर्ट का काम होता है, कोई भी कला का काम होता है, कोई भी स्थापत्य का कार्य होता है, तो ये एक नियम सा है कि हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता करते हैं और उसी प्रतियोगिता के जो रिज़ल्ट आते हैं उसी के अनुसार हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं अयोध्या में। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ऐसी भी परियोजनाएं लॉन्च होने से पहले जब ग्लोबल कंपटीशन किया गया तो कुछ चीज़ें जो बन के तैयार हो गई हैं, जैसे लता मंगेशकर चौक है, लता मंगेशकर चौक वहाँ बनाया गया, उसकी डिज़ाइन का जो कंपटीशन हुआ उसमें जो विनर थे वो उड़ीसा के थे। और ऐसे भी बाकी हमने अयोध्या के एंट्री में, जो कि एक अष्टचक्र 9 द्वार की परिकल्पना अयोध्या के विकास की पूर्व में रही है उसको स्थापत्य कला के विषय में, तो अयोध्या के जो एंट्री गेट्स हैं उनके लिए जो कंपटीशन किया गया उसमें आपको हर्ष होगा जानकर कि पूरे विश्व से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और भारतवर्ष के लगभग सभी राज्य से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, आर्किटेक्ट्स ने और आर्टिस्ट्स ने। तो इस प्रकार से एक सर्वसमावेशी अयोध्या की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। जो विज़न के अनुसार जो 3 गोल बनाए गए उसमें पहला था कि अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए, दूसरा था कि अयोध्या को एक ग्लोबल टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में किया जाए विकास इसका, और तीसरा था कि अयोध्या को एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित किया जाए। और इन जो ये 3 गोल थे, इसके साथ में 16 स्ट्रैटेजीज़ थीं और इनके अनुसार अब प्रोजेक्ट्स बनाकर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जैसे आपका स्पिरिचुअल सिटी के रूप में अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या में विभिन्न प्रकार के वैदिक संस्थानों को हम लोग उनका निर्माण हो रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू, जिससे एक अयोध्या नॉलेज सिटी के रूप में विकसित होगी।
अयोध्या को सिटी ऑफ सेलिब्रेशंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग क्रिएशन करते हैं उसमें पिलग्रिम सेंट्रिसिटी का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या का जो एक हेरिटेज सिटी है उसमें मुख्य रूप से जो कंजर्वेशन है उनके यहाँ पे टेम्पल्स का, उनको हम लोग लगातार उसको कर रहे हैं। और जो सिटी का जो सनातन धर्म के विभिन्न प्रैक्टिसेस हैं उनको रिवाइव करने के लिए भी हम लोग स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं अयोध्या को। और पूरे अयोध्या का हब कैसा होना चाहिए इसका विकास, उसमें एक फसाड का चयन किया गया और इस फसाड को अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा अपनाया गया और इसको बोर्ड से एक्सेप्टेंस मिली। और आज के दिन में जो भी नए निर्माण अयोध्या में हो रहे हैं उन सब इसी फसाड के हिसाब से हो रहे हैं, इसी फसाड डिज़ाइन के हिसाब से हो रहे हैं। और जो परिवर्तन है वो शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। और जो एक मैंने ज्ञान के शहर की बात कही तो उसका भी पूरा ध्यान यहाँ की स्थापत्य में रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ बना हुआ है जिसमें प्रभु राम और उनके जीवन चरित्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी कलाएं हैं, रामलीला के विभिन्न प्रकार हैं, उन सब का प्रदर्शन वहाँ इस समय शुरू हो चुका है। और एक अयोध्या में जो एक मेला है, परिक्रमा है, फेस्टिवल्स हैं, रामलीला की लाइव परफॉर्मेंस है, सरयू रिवर की आरती है, सरयू नदी की आरती है, और जो विभिन्न मंदिरों द्वारा भी वहाँ पर एक बार बार समय समय पर इवेंट्स होती हैं, उनका इन सभी इवेंट्स को हम लोग अब एक सूत्र में पिरो रहे हैं ताकि वहाँ लोगों को जो उत्सव धर्मिता है सनातन धर्म की, उसका भी एहसास अयोध्या में हो सके। अयोध्या के पूरे वर्ष का एक इवेंट्स का कैलेंडर है जिसके माध्यम से समय समय पर ऑर्गेनाइज होने वाली जो इस तरह के एक्टिविटीज़ हैं उनसे लोगों का जुड़ाव बढ़ता है और एक उत्सव धर्मिता की वजह से वहाँ की इकोनॉमी में भी चेंज आता है। और इसी के हिसाब से आज के दिन में वहाँ पर जो इवेंट्स हो रही हैं, ये इवेंट कैलेंडर है फेस्टिवल्स का, जिनका अयोध्या में लगातार हम लोग इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ के लोग आने वाले लोगों के लिए जो आवश्यक और मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का पानी है, टॉयलेट्स है, इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए इन सभी उत्सवों को हम लोग एक भव्य रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिलग्रिम फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि अभी अयोध्या आने वाले समय में ऐसी अपेक्षा है कि अयोध्या में बहुत बड़े संख्या में तीर्थयात्री आएंगे और इसकी तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं। हम लोग अयोध्या में होटल्स का तो मैप्स अप्रूव हो रहे हैं, धर्मशालाएं हैं, उनके स्तर में भी सुधार किया जा रहा है, स्तरोन्नयन का। वहाँ पर जो टेंट उसका जो होम स्टे है उसको भी हम लोग बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग इस समय कम से कम 10,000 टेंट सिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 10,000 लोगों को हम विभिन्न टेंट्स में ठहरा सकें। इसका भी व्यवस्था किया जा रही है अयोध्या में। और साथ साथ जो एंट्री के रास्ते हैं अयोध्या में आने वाले, वो सभी के सभी रास्ते आज के दिन में मिनिमम 4 लेन हो रहे हैं और इन सभी रास्तों पर हम लोग 5-5 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है जहाँ पर पिलग्रिम्स के लिए व्यवस्थाएं होंगी और बाहर से आने वाले जो दर्शनार्थी हैं, तीर्थयात्री हैं, टूरिस्ट हैं, उनको वहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी। और वहाँ के बाद उनको हम लोग जो गवर्नमेंट की जो हमारी ई बसेज होंगी, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट होगा, उसके माध्यम से हम शहर के अंदर दर्शन आदि के लिए ले आएंगे। और शहर के अंदर भी उनकी मोबिलिटी जो है वो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही इंश्योर की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, सिविक कम्युनिटीज़ हैं, इन पर भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं इनको बेहतर बनाने का। और जो यहाँ के जो स्थापत्य कला, जैसा मैंने आपको बताया कि सभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, इंटरनेशनल ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से इनकी डिज़ाइन का चयन किया गया है और उसी के अनुसार इस समय वहाँ पर बस स्टैंड है, कियोस्क है, सीटिंग्स है, रेलिंग्स है, फ्लोरिंग्स है, हर चीज़ पर ध्यान करते हुए उनका निर्माण किया जा रहा है। जो दूसरा गोल था अयोध्या का टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में, तो इसमें हम लोग टूरिज़्म को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस समय पे अयोध्या के अंदर में एक लाइट एंड साउंड शो जो लेटेस्ट है, वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए सूर्य कुंड पर ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या के अंदर जो लगभग 42 ऐसे मठ मंदिर और ऐसी धर्मशालाएं मिली हैं जिनका पौराणिक महत्व है, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, उनकी प्राचीनता का ध्यान रखते हुए उनको पुनः हम लोग एक उनका फसाड का इम्प्रूवमेंट है, उनके पास में जो सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स हैं, पीने का पानी है, आने जाने की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, इनका भी ध्यान किया जा रहा है।
बनाया जा रहा है। और साथ साथ इको टूरिज़्म पर भी हम लोगों का उतना ही जोर है, और हम लोग बहुत सारे नेचुरल जो वहाँ के हैबिटेट्स हैं, बहुत सारे पौराणिक कुंड हैं, झील है, बहुत सारे पौराणिक स्थल ऐसे भी हैं, उनका भी विकास करते हुए टूरिज़्म को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि हर प्रकार के लोगों को अयोध्या में एक इंटरेस्ट दिखाई पड़े। और इसके साथ में बहुत सारे, जैसे आपका वाराणसी से, प्रयाग से, नैमिषारण्य से, इन सभी स्थानों से भी अयोध्या को हब एंड स्पोक मॉडल से जोड़ा जा रहा है, ताकि हम चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में लोग अयोध्या आएँ, यहाँ रुकें और यहाँ से डे जर्नी करके वो विभिन्न जो तीर्थ स्थल आसपास के हैं उनका दर्शन कर सकें। और इसका जो अयोध्या की हिस्टोरिसिटी है, हेरिटेज वॉक है, इन चीज़ों के भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू किए गए हैं। और जैसा मैंने बताया, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज है, सरयू रिवर फ्रंट है, उनका भी डेवलपमेंट लगातार चल रहा है। अयोध्या को फ्यूचर सिटी के लिए रूप में भी ब्रांड किया जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के विषय में और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में हमने आपको बताया कि हम लोग टेंट सिटी इन एडिशन टू होटल्स क्रिएट कर रहे हैं। अयोध्या में ऑलरेडी रेलवे स्टेशन का नवीकरण हो चुका है और एक और भव्य प्लेटफॉर्म अयोध्या में बनाया जा रहा है। वंदे भारत पिछले एक हफ्ते पहले अभी शुरू हो गई, तो अब अयोध्या और लखनऊ की कनेक्टिविटी और गोरखपुर की कनेक्टिविटी आप सबको पता है काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और आने वाले समय में ये और बेहतर होगी, क्योंकि डबलिंग, जो ट्रैक्स की डबलिंग था, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। अयोध्या आने वाले सभी एंट्री के रास्ते, जैसा मैंने बताया कि या तो 4 लेन है या 6 लेन हो रहे हैं, उनका काम ऑलरेडी चल रहा है। और हमारा एयरपोर्ट भी इस वर्ष के अंत तक, अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो भी शुरू हो जाएगा। हमारा रनवे का कार्य पूर्ण हो चुका है, टर्मिनल का कार्य पूर्ण हो चुका है, कैट आई की टेस्टिंग हो चुकी है, नाइट लैंडिंग की, तो जल्दी ही हमारा एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। और ये सारी व्यवस्थाएं आपको हम लोग जनवरी के पहले पहले देने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज़्म के विषय में बात कर चुका हूं, लेकिन हम लोग इसमें जब विकास कर रहे हैं अयोध्या का, तो हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं कि जो यंगर जनरेशन है उसके लिए भी सफिशिएंट अट्रैक्शन हो। तो इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़, IR VR AR VR का यूज़, जो लेटेस्ट वर्चुअल एक्सपीरियंस की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका प्रयोग, अयोध्या को एक सेफ सिटी के रूप में विकसित करना, अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, इन चीज़ों पर भी लगातार प्रयास है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अयोध्या में जो स्मॉल एक्टिविटीज़ के लिए जो लोग, जिस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हैं, इस तरह की चीज़ हैं, उनके लिए भी लोग अयोध्या आना शुरू करें, ताकि अयोध्या की इकोनॉमी में भी वही इंक्रीमेंट आए, वही डेवलपमेंट आए जो अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं के आने से हो सकता है। तो ये कार्य भी साथ साथ, चूँकि सरकार इस समय लगभग 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अयोध्या के अंदर में चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट को बिना किसी इकोनॉमिक रिटर्न के प्लान करना शायद उचित नहीं रहता। तो उन चीज़ों का भी समावेश अयोध्या के विकास में किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया आपको, हम लोग ये अयोध्या लखनऊ अयोध्या, अयोध्या वाराणसी अयोध्या, अयोध्या प्रयागराज अयोध्या, अयोध्या गोरखपुर अयोध्या, इस तरह के सर्किट्स क्रिएट कर रहे हैं। और प्रयास है कि इन सभी धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लोग पहले अयोध्या आएँ, एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ रुकें। अयोध्या में सस्ते स्तर के सभी प्रकार के, सस्ते से लेकर महंगा तक, लग्जरी से लेकर इकोनॉमी तक, हर तरह के होटल, हर तरह की धर्मशाला उपलब्ध हो। और अयोध्या की कनेक्टिविटी ऐसी हो कि आपको अयोध्या से कहीं भी जाकर आने में 1 दिन से अधिक समय ना लगे। तो कई जगह तो ये हो चुका है, जैसे आज के दिन में अगर आपको अयोध्या लखनऊ आना है तो आपके पास ट्रेन से लेकर के और बस तक हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध है। इसी प्रकार से अयोध्या से गोरखपुर, अयोध्या से वाराणसी और अयोध्या से प्रयागराज का रास्ता भी 4 लेन हो रहा है इस समय। तो शीघ्र ही ये जो सर्किट्स आपको हब एंड स्पोक्स की दिखाई पड़ रही हैं, ये सब कुछ एक आपके सामने उपलब्ध होगा, आप इसका प्रयोग कर सकेंगे। जो रीजनल सर्किट्स हैं अयोध्या के साथ साथ, जो कि वहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट का भी विकास किया जा सकता है, क्योंकि अयोध्या रुकते हुए आप सनकीसा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी सब देख सकते हैं। और केवल 116 किलोमीटर की दूरी है, 1116 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। तो इसके लिए भी आप अयोध्या का प्रयोग कर सकते हैं। अवध सर्किट है, नैमिषारण्य, लखनऊ, देवा शरीफ, अयोध्या। फिर आपका बुंदेलखंड सर्किट है, कलिंजर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बिठूर। और आपका जो विंध्य वाराणसी सर्किट है, वाराणसी, चुनार, विंध्याचल। फिर वाइल्ड लाइफ इको टूरिज़्म सर्किट है, कतरनिया घाट, पीलीभीत, दुधवा। और ब्रज सर्किट है, वृंदावन, मथुरा, आगरा। ये सारे सर्किट्स के साथ में हम लोग अयोध्या को कनेक्ट करेंगे, ताकि कहीं भी जाना हो अयोध्या आपके केंद्र में रहे और आप अयोध्या से इन सभी सर्किट्स को पूरा कर सकें, ताकि जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है उसके साथ साथ जो आपका जो एक
यात्रा का जो एक यायावर की खुशी होती है वो भी आपको अयोध्या से प्राप्त हो सके। और नेशनल सर्किट्स में सप्तपुरियों में अयोध्या को प्रथम स्थान प्राप्त है। इस समय अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा, उज्जैन, द्वारका, बॉम्बे से कांचीपुरम और दूसरा अयोध्या से चित्रकूट, महेंद्रगिरी, बक्सर, सीतामढ़ी, महेंद्रगिरी, जगदलपुर, नागपुर, नासिक और हम्पी और रामेश्वरम, ये रामायण सर्किट, इस तरह के सर्किट्स का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि आपको एक ट्रेन में आप अयोध्या से शुरू करें तो आप पूरी रामायण के विभिन्न स्थल जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी धर्मभीरू राम भक्त के लिए, सबको एक दूसरे से जोड़ा जा सके, ये संभव हो सके। इसके अतिरिक्त जो अयोध्या के अंदर के जो स्थान हैं जो एक टूरिज़्म के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं और पौराणिकता के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, उनको भी जनता के आगे उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए हम लोग लंदन की तरह जैसे हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर होता है, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट हम लोग हॉप ऑन हॉप ऑफ एक लंदन अयोध्या में भी विकसित कर रहे हैं ताकि सभी महत्वपूर्ण स्थानों को एक सर्किट के रूप में उनका दर्शन किया जा सके। और इसके अतिरिक्त जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, सरयू का रिवर फ्रंट है, सरयू के किनारे होने के नाते अयोध्या की जो एक अयोध्या का महत्व है वो हम सबको पता है, तो उसको भी हम लोग पुनः वहाँ के जनजीवन से, वहाँ के रोज़ की दिनचर्या से पुनः जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को ना केवल संवेदनशील बनाने की कोशिश की जा रही है सरयू के प्रति, बल्कि पौराणिकता के साथ जोड़कर उसको शुद्ध रखने की, उसको साफ रखने की, उसमें गंदगी ना फैलाएं, इसके लिए भी प्रयासरत हैं हम लोग। और जो अयोध्या की ब्रांडिंग है उसमें मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में अयोध्या एक अपने आप में विश्व का ब्रांड है, हिंदुत्व का ब्रांड है, सनातन का ब्रांड है। तो आज अयोध्या की स्थिति आप जानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में आपको बता चुका हूँ कि हमारा एयरपोर्ट लगभग शुरू है और कोशिश है कि हम लोग इसमें लखनऊ से मोनो रेल से जोड़ने का प्रयास भी है 2027 के बाद, देखते हुए कि किस प्रकार का प्रोजेक्शन आता है, किस प्रकार की क्राउड आता है, किस प्रकार का हम लोग इसको और कनेक्टिविटी को सघन करेंगे ताकि अयोध्या आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और ये एक नव्य अयोध्या का कंसेप्ट है 1200 एकड़ में, जो कि ऑलरेडी एक नई अयोध्या का बनाने का प्रयास है, जिसमें कि सभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, स्मार्ट सिटी का, इको फ्रेंडली सिटी का, उन सभी कंसेप्ट्स का भी समावेश हो और लोग अयोध्या को केवल भारत के विकास के साथ में एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हुए भारत के विकास के रूप में भी एक वहाँ पर नमूना उनको देखने को मिले। एक सस्टेनेबल सिटी के विकास की बात है तो इनमें जो भी आज के दिन में एक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, या जो भूगर्भ जल का संरक्षण है, वृक्षारोपण है, मृदा का संरक्षण है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास है, ऐसे सारी चीज़ें जो आज के दिन में विश्व पटल पर विकास का मानक के रूप में देखी जाती हैं, उन सभी का समावेश अयोध्या में हम लोग कर रहे हैं। हमने आपको बताया अयोध्या में हम लोग साइकिलिंग प्रमोट करते हैं और ई साइकिल्स आज के दिन में हम लोग प्रोजेक्ट पूरा बन चुका है, शीघ्र ही लोगों को उपलब्ध होंगी और एक लिवेबल और रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ वहाँ विकसित होंगी अयोध्या में, इसका प्रयास है। एक प्रोडक्टिव सिटी के रूप में अयोध्या में हम लोग 2 लेयर में रिंग रोड बना रहे हैं। एक अयोध्या का रिंग रोड जो अभी अयोध्या है उससे लगभग मतलब उसका जो सर्किट है लगभग 1000 किलोमीटर का एरिया कवर करते हुए बनाया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त एक 84 कोसी जो शास्त्रीय परिक्रमा का मार्ग है, 84 कोसी को भी नेशनल हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, उस पर भी कार्य शुरू हो चुका है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी आएँ जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज जो नॉन पॉल्यूटिंग हो, ताकि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको भी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनका भी जो इकोनॉमिक वेलबींग है उस पर भी उसका उनको लाभ प्राप्त हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो ग्रोथ रेट है अयोध्या का वो 12% पर एनम का हो लगभग, जो कि भारतवर्ष का 2 गुना होगा। और हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या में रहने वाले लोगों में प्रॉस्पेरिटी भी रामचंद्र जी के राज्य की तरह ही लोगों को उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त अयोध्या को एक ग्रीन और सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि प्रभु राम सूर्यवंशी राजा थे और उससे प्रेरित होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि अयोध्या को जो इसकी डिमांड है, जो पीक लोड डिमांड समर टाइम की होती है, उतना सोलर जनरेशन अयोध्या में होना चाहिए।
और आज भी अयोध्या में लगातार अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग पूरे तरह से प्रयासरत हैं कि अयोध्या में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका मैक्सिमम यूज़ हो, एफिशिएंट यूज़ हो। रूफ टॉप सोलर से लेकर विभिन्न प्रकार के रैप अराउंड सोलर एसपीवीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो बोट्स हैं वो सारी सोलर बोट्स होंगी और बड़े लेवल पर सोलर फार्म्स बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अयोध्या की पीक लोड डिमांड है वो हम अपने अयोध्या में सोलर पावर से जनरेट कर सकें। जो प्लांटेशन है तो आज के दिन में प्लांटेशन के बारे में अभी भारतवर्ष उत्तर प्रदेश ने 35 करोड़ ट्रीज़ 12 घंटे में प्लांट किए हैं और उसमें अयोध्या भी पीछे नहीं था। अयोध्या में भी हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर प्लांटेशन किया है, लेकिन विशेष ध्यान रखा गया है कि वाल्मीकि रामायण में जिन वृक्षों का उल्लेख है उन्हीं का प्लांटेशन हम लोग अयोध्या में कर रहे हैं ताकि हम रामायणकालीन जो अनुभूति थी उसको पुनः जीवित कर सकें, इसका प्रयास है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। अयोध्या की लगभग सभी सड़कें आज के दिन में चौड़ी हो रही हैं। जो लोग हाल में अयोध्या गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि अयोध्या निर्माणाधीन है और हम दिसंबर के पहले कोशिश करेंगे, ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, और कोशिश करेंगे कि हम दिसंबर के पहले ये सारे कार्य जो मैंने आपको यहाँ बताए ये लगभग पूर्ण हो ताकि जब आप अयोध्या आएँ तो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा की अनुभूति हो वो दिव्य हो और प्रभु राम के अनुसार हो। थैंक यू। यदि कोई प्रश्न, क्वेश्चन आंसर सेशन से एनीथिंग, ओके, आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उपलब्ध हूँ। A humble suggestion. Just like Valmiki Ramayana, in Tamil, Kambar has written Ramayana. So in many other languages, Ramayana has been written by great saints. So you can have a theme park where you can keep the statues of such saints who have written Ramayana across the country, where Ramayana is spread throughout India. थैंक यू सो मच। मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से नहीं बताया, मैंने केवल कंसेप्ट के बारे में बताया अयोध्या के लिए। लेकिन हाँ, अयोध्या में रामायण थीम पार्क बन रहा है और इसमें सभी भाषाओं में लिखी गई रामायण के जो सीयर्स थे, जिन्होंने लिखा, उनका नाम और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उनके भी जो प्रमुख बिंदु हैं वो सब रामकथा संग्रहालय में भी उपलब्ध होंगे और हमारे हर कार्यक्रम में ये चीज़ उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद। Hello, sir. Is this the sanctum in the main sanctum only here? In the main sanctum of the temple, only Ram Lala is seen now, or complete four brothers Ram, Lakshman, Bharat, Shatrugna is seen? How it is? पूरे राम दरबार को प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन चूंकि ये राम जन्मभूमि का मंदिर है, वैसे तो ये निर्णय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का होगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ अभी वहाँ पर रामचंद्र जी का बाल रूप में ही दर्शन आप करेंगे जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो सैंक्टम सैंक्टोरम में। मंदिर का जो गर्भगृह है और प्रथम तल है वो दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में संभवतः, जैसा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्णय किया है कि जनवरी 2024 को इसका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो नए मंदिर में कर दी जाएगी। Hello. The height of the temple is increased rework by the concerned architect. Is there any earthquake resistance concepts are considered first? And the second, like in Golden Temple, there are many languages, audio-visual programs are given. So, are you going to do that to know in depth to each pilgrims? What is Ramayana and all that in Ayodhya? Thank you. Well, I'll answer both the questions. First thing is, while constructing the foundation itself for the Ram temple,
many top minds of civil engineering in India, be it IIT Chennai or IIT Roorkee, everybody from IISc Bangalore, from every such eminent institutions, experts, kept brainstorming for almost a month and a half before the structure of the temple and the height of the temple was decided to make it stable. Today, this temple is constructed for an average life of 1,000 years. And second question, as you said, audio-visual programs, yes, we will show various life stories of Prabhu Ram and anything that can be of use, ताकि हम राम को केवल किताबों में नहीं अपने संस्कारों में जी सकें, और इसके लिए जिस भी तरह के ऑडियो विजुअल शो की और AR VR की ज़रूरत होगी उसका प्रयोग किया जाएगा. No. I mean to say, in Golden Temple, there are facility given by the authority. Many languages people will come there, maybe from all over the country or all over the world. So they want to know that audio visual in their own language. Yes, language will not be a barrier. In whatever language a person speaks from in India or from nowadays translators are available. Anything can be translated in any language just by the touch screen. All that will be available within the temple premises. So Language will not be a barrier. Yes, sir. Thank you. I think I would request Mansi to we'll sum up with the Q&A session. I would request Mansi to make the other arrangements. Sure. Thank you. Thank you very much. A big round of applause for this session here. दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए सुनील जी के लिए. सर मैं आपसे निवेदन करूंगी 2 मिनट रुकने के लिए. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस सिंह जी को भी कि वो प्लीज स्टेज पर आए. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री गौरांग दास प्रभु जी कि वो हमें स्टेज पे ज्वाइन करें. श्री प्रसाद लाड जी, चेयरमैन ऑफ ITCX, एंड श्री गिरीश कुलकर्णी जी कि वो मिसेस एंड मिस्टर सिंह जी को फेलिसिटेट करें. मैं ITCX की तरफ से विशाल सिंह जी का बहुत ही मन से धन्यवाद करना चाहूँगा और विशाल जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से विशाल जी ने काशी विश्वेश्वर का ये जो निर्माण हुआ है उसमें विशाल जी तब यहाँ पर CEO थे और अब राम मंदिर के निर्माण में भी वहाँ पर वो CEO है. हम हमारा भाग्य समझते हैं कि आज वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं. और भाभी जी हमें बहुत अच्छा लगा आप भी साथ में आए. आप दोनों का मन से तहे दिल से पूरे हिंदू संस्कृति की तरफ से हिंदू मंदिर टेम्पल कन्वेंशन की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ.